नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के नए सिलेबस में शामिल एक निबंध कविता क्या है निबंध जो है ये चिंतामणि भाग फर्स्ट में 11वां निबंध है। 10 भाव या मनोविकार से संबंधित निबंध हैं, 7 जो है वो समीक्षात्मक या आलोचनात्मक निबंध हैं। तो उनमें कविता क्या है एक समीक्षात्मक आलोचनात्मक निबंध है। यह निबंध जो है ये सन 1909 ईस्वी से लेकर 1929 तक इसमें संशोधन हुए थे। 1909 में इसका पहला पूरा लेख जो है वो हुआ था। उसके पश्चात 1929 ईस्वी तक 20 वर्ष तक इस निबंध में जो है वो लेखक ने स्वयं ने इसमें कुछ परिवर्तन जो है वो किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो एक बहुत अच्छे निबंधकार हैं, चिंतामणि 4 भागों में प्रकाशित है और पहले भाग में 17 निबंध हैं जिसमें कविता क्या है 11वां निबंध है। ये पंक्तियां जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये शायद आपने सब ने पढ़ी होंगी, सबको पता होना चाहिए कि कविता क्या है। निबंध में पहले ही पैराग्राफ में कविता क्या है यानी कविता की परिभाषा लिखी है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था रस दशा ज्ञान दशा कहलाती है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, इसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग का समकक्ष मानते हैं। तो कविता किसे कहते हैं ये इसकी परिभाषा जो है वो इसमें दी हुई है। यानी आत्मा का संबंध ज्ञान से है। आत्मा खुलती है तो उसका ज्ञान की बारिश करती है। हृदय जब खुलता है तो रस की बारिश करता है और रस की जो दशा है उसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। संबंध इसका भाव योग से है। कर्म योग और ज्ञान योग को भी इसके समकक्ष माना गया है। निबंध के दूसरे पैराग्राफ से निबंध के 3 खंड हैं लगातार, जिसमें शीर्षक हैं उनके सभ्यता के आवरण और कविता और सृष्टि प्रसार और मार्मिक तथ्य। इन 3 खंडों में उपखंड हैं निबंध के अंदर। इन 3 उपखंडों में कविता और जगत में संबंध के बारे में लिखा हुआ है। कविता और जगत का आपस में क्या संबंध है ये इन 3 उपखंडों में लिखा हुआ है। 3 उपखंड हैं, सभ्यता के आवरण और कविता और सृष्टि प्रसार और मार्मिक तथ्य। इन 3 उपखंडों में कविता और जगत का क्या संबंध है आपस में, इस चीज़ को बताया गया है। निबंध में बताया गया है कि काव्य दृष्टि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। निबंध में बताया गया है कि काव्य दृष्टि 3 तरह की होती है। एक जो नर के भीतर रहती है, दूसरी कि कहीं मनुष्यतर बाह्य सृष्टि के यानी मनुष्य के अलावा बाह्य सृष्टि के, और तीसरी है समस्त चराचर के यानी मनुष्य। निबंध में बताया गया है कि कवि की जो दृष्टि है वो एक तो मनुष्य के भीतर ही रहती है, कविता करती है, एक मनुष्य से बाहर रहकर कविता करती है, और एक पूरी समस्त चराचर में समस्त जड़ चेतन संसार के अंदर जो है वो कविता करती है। इसको श्रेष्ठ माना गया है। कहीं समस्त चराचर के जो काव्य दृष्टि होती है वो श्रेष्ठ है। इसमें नीचे लिखा भी गया है कि ये तीसरे नंबर की जो काव्य दृष्टि है वो किनके पास रही है। लेकिन सच्चा कवि वही है जो प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों में रमने वाले वर्णन हमें वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति में आदि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। तो ये कौन सा रूप है? ये है काव्य दृष्टि का ये तीसरा रूप, कहीं समस्त चराचर के। तो ये तीसरा रूप है जो वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति में मिलता है। ये हमें ध्यान में रखना है। धर्म के क्षेत्र में जो उपासना है, साहित्य के क्षेत्र में वही भावना या कल्पना है। कल्पना के 2 रूप बताए हैं,
निबंध के अंदर, एक है विधायक और दूसरा है ग्राहक। विधायक जो कल्पना का रूप है, कल्पना का जो प्रकार है वो कवि के लिए है, और ग्राहक जो है वो पाठक या श्रोता के लिए है। सहृदय का मतलब पाठक या श्रोता। तो धर्म के क्षेत्र में जो उपासना है, साहित्य के क्षेत्र में वही कल्पना या भावना है। कल्पना दो प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहक। विधायक जो है वो कवि के लिए है, रचनाकार के लिए है, और ग्राहक जो कल्पना है वो श्रोता या पाठक के लिए है, सहृदय के लिए है। कविता क्या है? निबंध में भाषा जो है उसकी 4 विशेषताएं बताई गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें कि निबंध के अंदर भाषा जो है उसकी 4 विशेषताएं बताई गई हैं। एक पहली विशेषता है कि कविता में कही गई बात चित्र रूप में भावक के मन में आनी चाहिए। भावक यानी पाठक, यानी जब पाठक किसी कविता की भाषा को पढ़े तो उसका चित्र उसके मस्तिष्क में आना चाहिए। तो वो पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि कविता की भाषा में जाति संकेत वाले शब्दों की अपेक्षा विशेष रूप व्यवहार सूचक शब्द अधिक रहते हैं। तो वो उसकी दूसरी विशेषता है। जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि विशेष रूप व्यवहार सूचक शब्दों का प्रयोग जो है उसमें किया जाता है। इसी विशेषता के अंदर आता है कि उसमें पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि पारिभाषिक शब्द जो होते हैं उनको अप्रतित्व दोष माना है। अप्रतित्व दोष माना है उनको, पारिभाषिक शब्दों को। इसलिए पारिभाषिक शब्द, जाति सूचक शब्द जो है वो नहीं होकर विशेष रूप व्यवहार सूचक शब्द अधिक रहते हैं। ये कविता की भाषा की दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता है कि उसमें जो है वो वर्ण विन्यास होता है। कविता की भाषा में वर्ण विन्यास अच्छा होता है, और ये पंक्ति भी इस निबंध में आती है और बहुत बार परीक्षा में भी आई हुई है कि नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। इस पंक्ति का प्रश्न भी आया हुआ है कि ये कौन सी कविता निबंध में संकलित है, या इस कविता का रचयिता कौन है, इस पंक्ति का रचयिता कौन है। तो नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, क्योंकि भाषा में वर्ण विन्यास होता है। ये तीसरी विशेषता है कविता की भाषा की। और चौथी विशेषता है कि कविता में उसके यानी व्यक्ति के, कविता में व्यक्ति के नाम के स्थान पर उसके रूप, गुण या कार्य बोधक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये कविता की जो भाषा होती है उसकी चौथी विशेषता है कि उसमें रूप, गुण या कार्य बोधक शब्द का प्रयोग होता है, न कि केवल उस व्यक्ति का नाम प्रयोग होता है। जैसे गिरधर, मुरारी, त्रिपुरारी और भी जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं वो सब। तो कविता जो है उसकी 4 की जो भाषा होती है वो 4 विशेषताएं बताई गई हैं इसमें, इस निबंध के अंदर। ये हमें पता होना चाहिए। इसमें पारिभाषिक शब्दों को अप्रतित्व दोष जो है वो माना गया है। निबंध में अलंकार को साध्य नहीं साधन मात्र बताया है। ये ध्यान में रखने की बात है। कविता क्या है निबंध के अंदर अलंकार की चर्चा की गई है, और ये बताया गया है कि अलंकार जो है वो साध्य नहीं है, साधन मात्र है। और इस पैराग्राफ में जो है ये भी बताया है कि भाम्य, दंडी, केशव जो अलंकारवादी हैं उनकी आलोचना इसमें लेखक ने की है, और बताया है कि अलंकार जो है वो एक आवश्यक तत्व नहीं होता है, वह साध्य नहीं है, वह एक साधन होता है। और स्वभावोक्ति को अलंकार भी नहीं माना है। स्वभावोक्ति को अलंकार मानने का खंडन भी इस निबंध में जो है वो किया गया है। चमत्कारवाद उपशीर्षक भी इस निबंध के अंदर आया है। चमत्कारवाद उपशीर्षक में कविता में उक्ति वैचित्र्य की चर्चा की गई है। उक्ति वैचित्र्य यानी वक्रता, वक्रोक्ति सिद्धांत में जो वक्रता होती है, उक्ति वैचित्र्य की इस चमत्कारवाद उपशीर्षक में जिक्र किया गया है, चर्चा हुई है। और इसमें आचार्य कुंतक और क्रौचे दोनों की आलोचना की गई है, और वक्रता को एक साधन माना गया है, न कि साध्य। अलंकार को भी साधन माना है, साध्य नहीं माना। वक्रता को भी एक
साधन माना है, साध्य नहीं माना। और अलंकारवादी जो हैं उनकी भी आलोचना हुई है, और वक्रोक्ति को जो मानते हैं कुंतक और क्रौचे, उनकी भी जो है उक्ति वैचित्र्य को जो मानते हैं उनकी भी आलोचना हुई है। और ये कहा है कि ये वक्रता जो होती है, उक्ति वैचित्र्य जो होता है वो एक साधन होता है, साध्य नहीं होता है। निबंध में मौलिक सौंदर्य शास्त्र की चर्चा भी की गई है। निबंध के अंदर मौलिक सौंदर्य शास्त्र की चर्चा भी की गई है। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। ये इस निबंध के अंदर जो है वो कथन आया है कि सौंदर्य जो है वो बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की एक वस्तु है। यानी सौंदर्य को आंतरिक वस्तु जो है वो माना गया है इस निबंध के अंदर। अब देखिए, निबंध में कविता और मार्मिक जीवन के संबंधों का स्पष्टीकरण है। निबंध में कविता और मार्मिक जीवन के संबंधों का स्पष्टीकरण है, और वो स्पष्टीकरण 5 बिंदुओं में है। 5 बिंदुओं में है। मनोरंजन में है, काव्य और व्यवहार है, मनुष्यता की उच्च भूमि है, कविता पर अत्याचार है, और कविता की आवश्यकता उपखंडों में करते हैं। यानी इस निबंध के अंदर कविता क्या है, निबंध में कविता और मार्मिक जीवन के संबंधों का स्पष्टीकरण है, चर्चा है, और वो इन उपखंडों में है। मनोरंजन उपखंड में है, काव्य और व्यवहार उपखंड में है, मनुष्यता की उच्च भूमि उपखंड है निबंध में, और कविता पर अत्याचार और कविता की आवश्यकता उपखंडों में कविता और मार्मिक जीवन के संबंधों का स्पष्टीकरण किया गया है। ये जो उपखंड हैं इनमें कुछ इनसे संबंधित जो है वो महत्वपूर्ण पंक्तियां आई हैं। कि पहली पंक्ति है कि मनोरंजन वह शक्ति है जिससे कविता अपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्तवृत्ति को स्थिर किए रहती है। मनोरंजन वह शक्ति है जिससे कविता अपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्तवृत्ति को स्थिर किए रहती है। यानी मनोरंजन नहीं हो तो मनुष्य का चित्त जो है वो स्थिर नहीं रहता है। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। यानी कविता का ये अंतिम लक्ष्य होता है कि वो जगत के मार्मिक पक्ष जो होते हैं उनका प्रत्यक्षीकरण करे, उनको प्रत्यक्ष करे, और उनके साथ मनुष्य के हृदय का सामंजस्य जो है वो स्थापित करे। एक कथन और है इसमें कि कविता, ये कथन है, कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में ले आती है। कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में ले आती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। यानी कविता जो होती है वही हृदय को जो है वो वास्तविक धरातल के ऊपर लेकर आती है और जगत के बीच अधिकाधिक प्रसार करती है उसका, और मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले आती है। महत्वपूर्ण पंक्ति है निबंध के बारे में कि इस निबंध में रसवाद, लोक मंगलवाद, शास्त्रीय मान्यताएं मूर्त रूप में हैं। यानी रसवादी और लोक मंगलवादी शास्त्रीय विचारधारा जो है वो इस निबंध में प्रयोग की गई हैं। रसवादी और लोक मंगलवाद। एक इस निबंध की समीक्षा के पश्चात अंत में एक कथन है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में लिखा हुआ है कि विश्व साहित्य जब हमसे शैलीकार की मांग करेगा तो बिना किसी हिचक के हम शुक्ल जी को ला उपस्थित कर सकते हैं। डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा का ये कथन है जो कि शुक्ल जी के बारे में है कि वास्तव में विश्व का एक बहुत बड़ा शैलीकार था और इनके जो निबंध हैं वो वास्तव में बहुत अच्छे जो हैं वो वैचारिक पृष्ठभूमि पर लिखे गए हैं और इनको समझने के लिए वास्तव में मस्तिष्क को जो है वो मथना पड़ता है। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे बिंदु के साथ, तब तक के लिए बाय।